तो नमस्कार साथियों, आज उसी हम कोठी पर बैठे हैं। आपको हमने इस कैंपस में मौजूद, इस प्रांगण में मौजूद यहाँ की ऐतिहासिक कुआं, मंदिर और रहट और हाथी को बांधने का जो शिलापट्ट था, अगर उसको क्या कहा जाए, शिलाखंड कहें या पत्थर का टुकड़ा कहें, और इस कोठी से जुड़े, उस राजवंश से जुड़े, उस प्राचीन उनकी जन्मभूमि को दिखाया जो आज भग्नावशेष के रूप में यहाँ पर स्थित है। और इस इलाके का एक महत्वपूर्ण इतिहास इस कोठी से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि यहाँ के स्थानीय के द्वारा बताया गया कि ये 84 गांव के राजा होते थे इस इलाके के, और इनकी हुकूमत चलती थी। लोगों का भावनात्मक लगाव था इस जगह से। और आज भी जब हमने यहाँ पे पता किया, आज भी लोग अपनी, जब कोई गरीब परेशान होता है, कमजोर परेशान होता है, वह इसी कोठी की तरफ निगाह करके और मदद के लिए आता है। आज भी भले ही राजशाही चली गई हो, जमींदारी चली गई हो, लेकिन इस रियासत में अगर कह सके, इस कोठी से आज भी उनके लिए न्याय है, उनकी मदद है, उनकी पुकार सुनी जाती है। वो किस प्रकार से सुनी जाती है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी डिबेट में और आगे चलते हैं, बात कराते हैं। सर, थोड़ा सा परिचय अपना दीजिए, क्या परिचय है आपका? मैं बबलू दुबे, मैं यही ग्राम सभा से मिलान करता हूँ। बरजी मेरा घर है, ग्राम सभा बरजी में ही ये हवेली भी है, कोठी भी है। ग्राम सभा बरजी, और हम पहले ही बताएं कि बहरिया ब्लॉक और जनपद प्रयागराज में स्थित यह कोठी। तो सर ये बताइए, वर्तमान में आप क्या करते हैं? क्या इस कोठी का जो प्रबंध है वो किस प्रकार से वर्तमान में हो रहा है? मैं तो भारतीय किसान यूनियन का सिपाही हूँ, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ इलाहाबाद का वर्तमान समय में। और इस कोठी से हमारे परिवार के लोग भी मिलान करते थे। ये पुराने में हम लोग सुनते थे कि ये राजा बेनी बहादुर सिंह जी की हवेली थी, और ये तीसरी हवेली है। उन्होंने पूर्व में अंग्रेजों से मुकाबला लिया, और वो बेहद ईमानदार राजा थे, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, और दबंगों के लिए बहुत खतरनाक राजा भी थे। वो दबंग कभी यहाँ उसकी परछाई भी तक कभी नहीं आई है। अगर जनपद का कलेक्टर भी अंग्रेज के ज़माने का आता था तो घोड़े से पैदल उतर के आता था। अगर एक कोई सुनने में आया था कि कोई कप्तान आया था और दबंगई करने का प्रयास किया, तो उसे उनके पुत्र श्री लाल महादेव प्रताप सिंह उतरवा करके सैकड़ों घोड़े से स्वागत कराए थे। और लाल महादेव के बाद ये कोठी फिर पर किसका संरक्षण रहा? लाल महादेव सिंह प्रताप के ये पुत्र थे, जो है कुंवर बहादुर सिंह, हाँ जी, कुंवर उत्तम नारायण सिंह जी। तो उनकी 2 पत्नियां थी, लेकिन संतान नहीं हुए, और संतान ना होने के कारण उनकी बीच में डेथ हो गई। अब इस समय वर्तमान समय हमारे जो है बिजनौर के ईमानदार हाईकोर्ट जनपद के पूर्व सेक्रेटरी, वर्तमान सीनियर एडवोकेट चौधरी वीर सिंह जी के अधीनस्थ कोठी है, और उन्होंने उन्हीं के देख रेख में है। सुचारू रूप से, ईमानदारी से उनके अंडर में ये कोठी गई। और यहाँ की जनता आपसे भी जो वर्तमान समय में जो संरक्षण है, वो भी बड़े ईमानदार हैं, और हम लोगों को गर्व है, फक्र है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति इस कोठी पे विराजमान हैं। हम लोग उनकी भी जय बोलते हैं हमेशा। तो साथियों, आप देख सकते हैं, हमने कई रियासतें आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, और हो सकता है इस कोठी के बाद अगर हमको फिर कोई ऐतिहासिक स्थलों पर ऐसी ही पुरानी चीजें देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी बात दिलचस्प है कि आज़ादी के बाद भी तमाम रियासतें जो प्रयागराज जनपद में है, चाहे वह यमुना पार में हो, चाहे मांडा क्षेत्र के इलाकों में हो, या गंगा पार के इलाके में हो, तो उन जगहों पर अगर उस परिवार से संबंधित कोई राजवंश का व्यक्ति है, वह आज कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण में है, और उस पर कई बड़ी संपत्तियों का पर वह हकदार भी है। लेकिन इस संपत्ति के विषय में, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि ये कोठी के लोग अंग्रेजों से लोहा लिए थे, और अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण इनको अपनी रियासत को उस समय छोड़ना पड़ा था। तो आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप ये बताइए, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप से हैं, और तो ये गंगा पार का इलाका है, तो गंगा पार में आप लोग, चूंकि पश्चिम के मुद्दे अलग हैं, पश्चिम में किसानों की पृष्ठभूमि अलग है, और जैसा कि इधर पूर्वांचल में और खासकर इस प्रयागराज जनपद की बात करें, तो अगर गंगा पार में जहां तक मैं जानता हूं छोटे किसान हैं और उतने मजबूत लोग नहीं हैं, फिर आप लोगों की लड़ाई का यहां पर क्या उद्देश्य होता है? जो पश्चिम में मुद्दे हैं, या फिर यहां लोकल मुद्दों के साथ आप लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं? अब यहाँ पर किसानों को सुचारू रूप से खाद बीज उपलब्ध होने चाहिए। जो दलालबाजी हो रही है वो बंद होना चाहिए। जो अवैध तरीके से जमीन भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर ली जा रही है
उस पर एक्शन कार्रवाई होना चाहिए। जो आवास संबंधित तमाम घोटाले किए जा रहे हैं, गरीब उस लाभ से वंचित किए जा रहे हैं, वो तमाम लड़ाइयाँ हम लोग लड़ने का कार्य करते हैं और सही लोगों की पैरवी करते हैं। सही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं साथियों, इनका कहना है कि लोगों को मूलभूत सुविधा दिलाना, सरकार की तरफ से योजनाएं जो चल रही हैं वो सही व्यक्ति तक मिले, उस बात के लिए सिस्टम के खिलाफ इनकी लड़ाई होती है। हम आपको मिलाते हैं और बात कराते हैं। सर, पहले अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। मैं वीर सिंह एडवोकेट, एक्स सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ी हस्ती हैं, एक्स सेक्रेटरी हाई कोर्ट प्रयागराज। और सर, हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनौर से पश्चिम से चल के ये पूरब की तरफ और यहाँ पर इस रियासत की बागडोर के पीछे क्या कहानी है? ऐसा है कि मैंने अपनी इंटर के बाद एजुकेशन इलाहाबाद में ही रही जी। और एक तरह से कर्म भूमि मेरी इलाहाबाद ही बना। और इलाहाबाद में आने के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का पूरा संगठन मैंने यहाँ पर बनाया, जिससे किसानों की जो भी बात रही, जो भी डिमांड रही, हमेशा उसके लिए लड़ा मैं उसके लिए। अब उसके बाद इस क्षेत्र में मैं 1998 में आया, तो यहाँ सब राजा साहब का वो देखा, कुंवर साहब का देखा, और देखने के बाद ये 98 के बाद ही इसका चार्ज मेरे पास आ गया। और आने के बाद इस क्षेत्र के जो भी लोग, जिनकी जो भी समस्या रही, वो लोग यहाँ आते हैं और आने के बाद उनकी समस्या को सुना जाता है। जो न्यायोचित होती हैं उनके लिए कार्रवाई की जाती है। बाबू साहब, ये बताइए कि इस प्रयागराज जनपद में आपने कहा कि हमारा कर्म क्षेत्र रहा और हमारी स्कूली जो पढ़ाई हुई थी शुरुआती दौर से ही वह प्रयागराज रहा, तो पश्चिम में जो किसान यूनियन इतना पावरफुल है और उसकी कहानी भी थोड़ा संक्षिप्त शब्दों में जानना चाहूँगा। और इधर पूरब की तरफ किसान यूनियन इतना ताकतवर क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे वजह क्या है मुख्य? आपने क्या देखा? इतना लंबा आपका संगठन का अनुभव है, क्या कारण है कि उतना मजबूत नहीं है संगठन यहाँ? देखिए, पश्चिम में जो किसान है वो थोड़ा बड़ा किसान है, उनके पास सुविधाएं सब कुछ हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो भी चीज़ें खेती के लिए यूज होती हैं उनके पास सब है। वहाँ पे कोई अगर मूवमेंट होता है तो वो ट्रैक्टर अपना स्टार्ट करते हैं, गांव के 10-20 लोगों को बैठाया और वो जाकर धरना प्रदर्शन या जो भी कुछ करना रहता है वो करते हैं। पूरब में ऐसा नहीं है। पूरब में बहुत सीमांत किसान है, छोटे किसान हैं। हर किसान के पास ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, और अगर ट्रैक्टर है भी तो उसका खर्च उठाने, तेल का खर्च, आने जाने का जो खर्च पड़ता है, उसके लिए वो सक्षम नहीं है। तो इसलिए छोटे किसानों और बड़े किसानों का जो एक ये अंतर है, यहाँ पर वहाँ पर अधिकांश समस्या गन्ने के को लेकर होती हैं। यहाँ पर जो समस्याएं वो एकदम अलग हैं। वो समस्याएं छोटे किसान की हैं, और वो छोटे किसान की जो समस्याएं, उनकी समस्या भी छोटी है, एक रूप नहीं लिया हुआ है। वो कहीं पर आलू की समस्या है, कहीं पर सब्जी की समस्या, यहाँ पे क्योंकि सब्जी भी काफ़ी होती है, तो उन सब की अलग अलग वो हैं। हम लोग उन सब की को सबकी समस्या के हिसाब से वहाँ की जो समस्या वहाँ की तरह से मूवमेंट किया जाता है। यहाँ के जो किसान हैं उनकी समस्या के हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट चलाया जाता है। सर, आप न्याय के उस मंदिर में भी जिरह करते हैं जहां से हर लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आखिरी उम्मीद होती है। साथ में ही रियासत की इस कोठी में हम लोग बैठे हैं, कभी यहाँ से भी न्याय होता था। और पश्चिम में आपने किसान यूनियन और इसका पूरा आप कह सकते हैं कि वो आपके जेहन में था, आपके खून में है। तो मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ कि राज परिवार से संबंधित होने के कारण आप आज भी लोगों की मदद करते हैं, या फिर किसान यूनियन जो उधर है उससे प्रेरित होकर आपने इलाहाबाद में जब वकालत शुरू की तो ये कार्य भी लगातार जारी रखा अपने पेशे के साथ? देखिए, मैं इलाहाबाद 1977 में आया था पढ़ने के लिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लॉ किया। लॉ करने के बाद 1984 में यहाँ प्रैक्टिस शुरू किया हाई कोर्ट बार में। तो उसके बाद जो यहाँ के लोकल, क्योंकि यहाँ रहना था और यहाँ लोकल जो समस्या देखते थे, उसके कारण 1990-91 में मैं इस संगठन से जुड़ा और लगातार अभी तक जुड़ा हुआ हूँ।
और आज जो संगठन हम 4-5 लोगों ने शुरू किया था, अब हज़ारों की संख्या में यहाँ हर ब्लॉक में, हर तहसील में, जिले स्तर पर यहाँ संगठन मौजूद है और वो उसी रूप में सब काम कर रहा है। सर, अभी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन ने जो सफलता अर्जित की, 3 बिल के खिलाफ केंद्र सरकार को झुका दिया, यद्यपि चुनाव में उसका तो असर नहीं दिखा, वो कुछ लोकल कारण हो सकते हैं, तमाम मुद्दों पे चुनाव होते हैं, किसान अपने अलग मुद्दों पर जो है आंदोलन किया और वो आंदोलन सफल रहा और उसका पड़ा देश पर व्यापक असर पड़ा। तो क्या माना जाए कि पूर्वांचल ये पूरब के इलाके में भी या इस इलाके में भी जो किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है, कहीं ना कहीं उसकी महत्ता और सदस्यता में लोगों का रुझान बढ़ा है? आपका इस पर क्या सोच है? देखिए, एक बात ये जान लीजिए अच्छी तरह से कि भारतीय किसान यूनियन जो वो अराजनीतिक संगठन है, हम जो है, जो लोगों को, जो इसके कार्यकर्ता हैं, बाकी लोग हैं, वो हर सरकार को ये एक बार वोट देते समय ये मौका देते हैं कि वो अच्छे काम करे, और अगर अच्छे काम नहीं करता है तो फिर उसके खिलाफ भी वोट देने का काम। लेकिन हमारा संगठन से कोई डायरेक्शन कभी नहीं होती इस बात की कि फला पार्टी को या फला पार्टी के सदस्य को, विधायक को या और भी जो कैंडिडेट होते हैं उनको आप वोट देने का काम करें। हम लोग, ये तो जनता खुद समझती है कि ये पार्टी किसान विरोधी है या किसान के हित की है। अगर कोई किसान विरोधी होगी तो हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से इस काम को अपना करते हैं। और इस बार भी कोई स्पष्ट कोई आदेश या निर्देश नहीं था कि किस पार्टी को वोट दिया जाए। बाबू साहब, हम लोग अब बात थोड़ा राजनीतिक होगी, लेकिन अभी हम लोगों ने भी देखा और समाज टिकैत साहब को भी हम लोग सुनते हैं, तो हमने भी ये सुना कि चुनाव के दौरान उनका साफ कहना था कि किसानों को रुलाने वाली और खासकर जो ट्रेजिडी हुई किसानों की, तो कहीं ना कहीं जो टिकैत साहब थे वो चाहते थे कि भाजपा को इस बार सत्ता से दूर करके जो है सबक सिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं, तो इस बार जो है थोड़ा सा किसानों की गुस्सा का कारण था जो भाजपा से इतनी नाराजगी दिखी? नहीं, ये देखिए, 13 महीने का जो आंदोलन चला, उस 13 महीने में 700 या उसके ऊपर लोग एक्सपायर किए। कोई संवेदनशीलता गवर्नमेंट ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसमें नहीं दिखाई। तो इस बात का तो नाराजगी थी और उसका ही रिजल्ट है कि जो 300 के ऊपर थी वो 300 के नीचे रह गया। तो अब इस बात को तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि किसानों का विरोध लेकर अगर किसान कल के दिन को ये सोचने लगे कि हाँ, ये सरकार हमारे विरोधी है, किसान विरोधी है, तो निश्चित तौर पे फिर हटाने का काम किया जाएगा। हटाने का मतलब हमारी तरफ से डायरेक्शन नहीं होगा, किसान खुद महसूस करता है। हाँ, किसान खुद महसूस करता है। इस बार जैसे कहा नहीं गया किसी से, लेकिन जो महसूस कर रहे थे लोग, उन्होंने उस हिसाब से वोट दिया। और बहुत सारी सीटें जो 1000 के अंदर जीती हैं, हारी हैं, तो उसका यही परिणाम है। बाबू साहब, अब अगर बात किया जाए इस कोठी के संरक्षण की, तो आपके व्यक्तिगत, मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जाना चाहूँगा। आगे इस रियासत में मतलब आपके कितने पुत्र हैं जो कि आगे भी इस कोठी को और इस इलाके को अगर संरक्षण की बात किया जाए तो आगे परिवार से कौन कौन है? देखिए, मेरे परिवार में 2 बेटी हैं जी। एक की शादी कर दी, दूसरी की करेंगे और उसके बाद आगे डिसाइड करेगा। यहाँ पर संरक्षण तो किसी ना किसी का रहेगा ही। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि वर्तमान में इसी कोठी, कौन सी कोठी भैया बताएं बाबू साहब? लाल साहब, नसरतपुर लाल साहब कोठी। हाँ, नसरतपुर ये है बहरिया ब्लॉक में, यहीं पे हम मौजूद थे। यहीं पर पश्चिम में बिजनौर से जो है बिलोंग करने वाले और प्रयागराज जनपद को अपनी कर्मभूमि बनाकर आज यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, न्याय के मंदिर से लेकर सड़क तक जो है लड़ने का काम कर रहे हैं। इस समय टिकैत ग्रुप से जो है किसान यूनियन के, क्या बताएं सर, थोड़ा क्या पदाधिकारी में? मैं राष्ट्रीय लेवल पर टिकैत साहब के समय मैंने कोई पद आज तक नहीं लिया। मैंने फ्री सेवा की है।
उन्होंने मुझको लीगल एडवाइजर के रूप में, राष्ट्रीय लीगल एडवाइजर के रूप में रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बौद्धिक प्रकोष्ठ यानी आप कह सकते हैं लीगल एडवाइजर, जो कि संगठन के विस्तार और उसके माइंड मेकिंग का काम करने वाले संगठन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया। सक्रिय रूप से कोई पद नहीं लिया, लेकिन इस प्रयागराज जनपद में अपने संगठन का विस्तार किया। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ। K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णांशु शुक्ला आगे फिर